नमस्कार, जय जोहार। आशा है कि आप लोगों का विजयादशमी का त्योहार बहुत अच्छे से निकला होगा। आप सभी को दशहरा विजयादशमी की शुभकामनाएं, बधाई। आज दिनांक 6/10/2022 का करंट अफेयर्स डिस्कस करने हम लोग आए हैं। बहुत ज्यादा आज टॉपिक्स नहीं है। पहला एक न्यूज है, डॉक्टर विवेक मूर्ति भारतीय मूल के एक डॉक्टर हैं, उनको WHO में अमेरिका का प्रतिनिधि बनाया गया है। तो पहली न्यूज है, डॉक्टर विवेक मूर्ति को WHO में अमेरिका का प्रतिनिधि बनाया गया है अमेरिका की सरकार के द्वारा। दूसरी न्यूज है, 6 नवंबर SI की परीक्षा है। तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो उनको एक इंफॉर्मेशन के रूप में मिल जाए कि 6 नवंबर को आपका सब इंस्पेक्टर का प्री का परीक्षा है। एक महीना बचा है। टाटा, छत्तीसगढ़ सरकार और टाटा समूह ने एक समझौता किया है जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी पॉलिटेक्निक और ITI में टाटा समूह के द्वारा प्रशिक्षण का कार्य करवाया जाएगा और उसमें से पास आउट होने वाले बच्चों में 90% को रोजगार दिया जाएगा। ये एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही अच्छी पहल है जिससे कि छत्तीसगढ़ में स्किल्ड लोग जो हैं उनको रोजगार प्राप्त हो सकेगा। तो याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार और टाटा समूह इनके बीच समझौता हुआ है, ठीक है। ITI और पॉलिटेक्निक में 90% लोग को रोजगार में लगाएगा टाटा। चुनावी वादे, चुनाव आयोग ने एक अहम निर्देश जारी किया है जिसमें उसने राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि ये जो चुनावी वादे करते हैं, चुनावी वादे बिना सोचे समझे निराधार नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग एक ऐसे फॉर्मेट पर विचार कर रहा है जिसमें कोई भी पार्टी सरकार में आने के बाद जब कोई वादा करती है तो उसको चुनाव के पहले एक फॉर्मेट भरना होगा जिसमें बताना होगा कि ये जो वादे हैं वो कैसे पूरा करेगी, वर्तमान राज्य की राजकोषीय स्थिति क्या है। राजकोषीय स्थिति का मतलब कितनी राज्य की आय है, कितना राज्य का खर्चा है, कितना राज्य का कर्ज है, और इन सब को देखते हुए आप अपने वादों को कैसे पूरा करोगे। क्या उसके लिए आप टैक्स बढ़ाओगे, क्या उसके लिए आप कर्ज लोगे। तो ये सब विस्तार से जब पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं बेलगाम चुनावी वादों पर एक लगाम लगेगी, एक अंकुश लगेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नियामक इकाइयां रहती हैं, नियामक जो संस्थाएं रहती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे हमारी चुनाव आयोग है, CAG है, कोर्ट्स है, अदालत है, ये जो स्वतंत्र इकाई है इनका बड़ा महत्व रहता है। अब चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं। क्या चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल। चुनाव आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। चुनाव आयोग का काम क्या है? तो आपके देश में जितने भी बड़े चुनाव होते हैं वो सभी केंद्रीय चुनाव आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है। जैसे आपके राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहां लिखा हुआ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद जो भी चुने जाएंगे, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो, विधायक जितने भी चुने जाएंगे, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद। अब इसका जो अध्यक्ष होता है चुनाव आयोग का, ये होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, CEC, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और चुनाव आयोग की जो संरचना होती है, ये संरचना होती है 3 सदस्यीय संरचना। एक इसमें होगा अध्यक्ष और 2 होंगे सदस्य, ठीक है। तो पहला होगा चुनाव आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन, और 2 क्या होंगे इसके? सदस्य होंगे। तो ये 3 सदस्यीय संरचना केंद्रीय चुनाव आयोग की रहती है। ये 3 सदस्यीय संरचना कब से आई है? तो ये आई है 1989 से आई है। कब से आई है? 1989 से। उसके पहले एकल सदस्यीय चुनाव आयोग होता था। अब मान लीजिए चुनाव आयोग का जो सदस्य है उसका टेन्योर क्या है? तो 6 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आ जाए। उसकी सैलरीज क्या होगी? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मिलती है। उसको पद से हटाया कैसे जाएगा? तो पद से हटाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन जैसा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, मतलब सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा, तभी जाके आप चुनाव आयोग के अध्यक्ष को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा चुनाव आयोग है
उसके अध्यक्ष को, उसके चेयरपर्सन को हटाने के लिए इतनी कठिन प्रक्रिया क्यों? ताकि वो स्वतंत्र रूप से निर्वाचन का काम कर पाए और हमारे लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना हो सके। अगले न्यूज में चलते हैं। इटली की प्रधानमंत्री बनी है जॉर्जिया मेलोनी। अभी पिछले कुछ दिनों से न्यूज में है, तो आप लोग थोड़ा देख लेंगे, जॉर्जिया मेलोनी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि इनका जो विचारधारा है वो फार राइट है। फार राइट का मतलब कंजर्वेटिव पार्टी जो होती है, फार राइट मतलब दक्षिणपंथी संगठन बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा रूढ़िवादी, थोड़ा कट्टर विचारधारा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इटली का एक शासक था, तानाशाह था, मुसोलिनी। तो इसकी विचारधारा मुसोलिनी की विचारधारा से मिलती है। मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, अगली न्यूज है वर्ल्ड हॉकी। तो वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर मेल और फीमेल दोनों भारत से बने हैं। पुरुष वर्ग में पीआर श्रीजेश और महिला वर्ग में सविता पूनिया, इसको याद रखेंगे। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, आप सभी बहुत उसको देखे भी हो यूट्यूब वगैरह में। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 के हुए वो कहां हुए? वो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए। और 2026 के जो कॉमनवेल्थ होंगे वो होंगे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। न्यूज ये आई है कि 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती का खेल हटा दिया गया है, जैसे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग का खेल हटा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 2026 में होगा अगला कॉमनवेल्थ। कहां होगा? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होगा। और उसमें कौन सा खेल नहीं रहेगा? कुश्ती या रेसलिंग। ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ को याद कीजिए। भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, 61, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, तो यहां पर आपकी न्यूज जो है वो खत्म होती है। तो मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं दशहरा पे। छत्तीसगढ़ में जो दशहरा है वो दो तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, दशहरा जो मूलतः मनाया जाता है वो क्या होता है? विजयादशमी, है ना। मतलब राम ने जिस दिन रावण पर विजय प्राप्त की। ठीक है, पॉज करो, नीचे। तो दशहरा दो तरीके से मनाया जाता है। एक विजयादशमी है। विजयादशमी में क्या है? राम ने जब रावण को मारा था, मतलब अच्छाई की बुराई पर विजय के प्रतीक के रूप में विजयादशमी मनाया जाता है। लेकिन बस्तर का दशहरा एक विशिष्ट तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, बस्तर का दशहरा एक विशिष्ट दशहरा है। ये राम और रावण के युद्ध, अच्छाई पर बुराई की विजय का प्रतीक न होकर के दंतेश्वरी माता को समर्पित है, जो बस्तर की आराध्य देवी है। किसको समर्पित है? मां दंतेश्वरी को समर्पित है। ठीक है, बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध दशहरा है। ये विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्योहार है, जो कुल 75 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 75 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। और इसमें मुख्यतः क्या होता है? रथ यात्रा। इसका जो प्रमुख आकर्षण है वो है रथ यात्रा, है ना। तो रथ यात्रा का आकर्षण है, दंतेश्वरी मां की पूजा होती है। मनाया कहा जाता है, बस्तर रियासत की राजधानी जो थी वो था जगदलपुर। तो ये जगदलपुर शहर में सिरासार चौक के आसपास मनाया जाता है। सिरासार चौक, सिरासार चौक, यहीं पर स्थित है आपका दंतेश्वरी मंदिर, और यहीं पर स्थित है राजमहल। तो थोड़ा सा सेटिंग बता रहा हूं आपको, यहां मनाया जाता है। अब वापस आते हैं बस्तर दशहरा पे। कुल 75 दिनों का त्योहार है। इसकी शुरुआत होती है पाठ यात्रा से। ठीक है, तो पहला जो पर्व होता है वो है पाठ यात्रा। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण है काछन गादी।
काछन गादी। तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है जोगी बैठाई और कलश स्थापना। चौथा जो है वो है 4 चक्कों का फूल रथ। ठीक है। पांचवा जो है वो है निशा यात्रा। छठवां पड़ाव जो है वो है मावली परघाव और जोगी उठाई। ठीक है। सातवां जो है वो है भीतर रैनी। आठवां जो है वो है बाहर रैनी। ठीक है, बाहर रैनी। उसके बाद होता है मुड़िया दरबार। अब देखो इसको जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। पाट यात्रा जो है ये हरेली अमावस्या पे मनाया जाता है। हरेली अमावस्या पे पाट का मतलब होता है लकड़ी और यात्रा मतलब उत्सव। तो लकड़ी काटने का उत्सव है पाट यात्रा। मोंगरी मछली की इसमें बलि दी जाती है प्रतीकात्मक रूप से। लकड़ी काट के क्या करते हैं, बस्तर दशहरा का मुख्य आकर्षण क्या है, रथ यात्रा। तो हर साल नए रथ का निर्माण किया जाता है। तो ये हरेली अमावस्या से रथ बनाने का काम शुरू हो गया, पाट यात्रा। काछन गादी, तो देखो आप जानते हो कुंवार नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दो नवरात्रि होती है। कुंवार नवरात्रि के बाद दशहरा आता है। मतलब हम लोग किस महीने की बात करेंगे, अब कुंवार महीने की। तो कुंवार की अमावस्या जिसको हम बोलते हैं अश्विन अमावस्या। ठीक है, तो अश्विन अमावस्या को हम लोग काछिन माता से, काछिन गादी है ना, काछन गादी या कहीं काछिन गादी, तो काछिन माता से दशहरा शुरू करने की अनुमति मांगते हैं। एक मिर्गान जाति की कन्या होती है जिसको कांटों के झूलों पे झुलाया जाता है। यह परंपरा जगदलपुर के पथरागुड़ा में काछिन गुड़ी बनाया गया, वहां पर ही संपन्न होती है। अब अश्विन अमावस्या को हमको परमिशन मिल गई, तो प्रथमा से नवरात्रि के पहले दिन से हमारा जो आयोजन है वो शुरू हो जाएगा। तो पहले दिन क्या होता है, जोगी बैठाई और कलश स्थापना। ठीक है, ये फर्स्ट लिख रहा हूं, मतलब ये कुंवार शुक्ल पहला, ऐसा आप लोग समझ लेंगे। 4 चक्कों का फूल रथ। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जोगी बैठाई मतलब, जोगी मतलब भक्त। तो एक हल्बा जाति का युवक था जो एक समय कभी माता को बुलाने के लिए हठ पूर्वक गड्ढा खोद के उसमें बैठ गया और अन्न जल सबका उसने त्याग कर दिया। अब परंपरागत रूप से क्या होता है, पहले दिन सिरासार भवन में जोगी बैठता है। हल्बा जाति का युवक एक गड्ढा खोद के बिना अन्न जल का ग्रहण किए वहां बैठे रहता है और कलश की स्थापना दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर में हो जाती है। अब यहां से कहानी को समझने का प्रयास करना। जोगी बैठा है लगातार, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन तक लगातार वो जोगी बैठे रहेगा। दूसरे से 7वें दिन हम चलाएंगे 4 चक्कों का फूल रथ। दूसरे से 7वें दिन, 8वें दिन मनाएंगे निशा यात्रा। ठीक है, 8वें दिन अष्टमी को निशा यात्रा में पहले महिषासुर के प्रतीक के रूप में भैंस की बलि दी जाती थी, यद्यपि अभी ये प्रचलन नहीं है। ठीक है, निशा यात्रा ये बहुत बड़ा त्योहार है। 8वें दिन अब जोगी बैठा है, कलश बैठा है, कलश लगा हुआ है, रथ चला रहे हैं, निशा यात्रा मना रहे हैं। ये सब देख के मां दंतेश्वरी प्रसन्न हो जाती हैं और मां दंतेश्वरी का मूल स्थान है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से मां दंतेश्वरी इतना प्रसन्न होती है कि वो जगदलपुर आती है। राजा उसको, मां दंतेश्वरी को लेने जाएगा और मां दंतेश्वरी अपने एक प्रतिरूप जिसको हम बोलते हैं मावली माता, वो मावली माता के रूप में जगदलपुर की ओर प्रस्थान करती हैं। इसलिए बोलते हैं कि मावली मां का स्वागत करना है। नवमी के दिन मावली माता का स्वागत मतलब मावली परघाव मनाया जाता है। ये आएगा आपका 9वें दिन। ठीक है, नवमी के दिन। और जब मावली माता आएगी तो फिर जोगी को उठाया जाएगा। जोगी भी प्रसन्न होकर उठेगा, उसको अन्न फल कराएंगे अपन। 9वें दिन तक हो गया। उसके बाद 10वां और 11वां दिन एक दूसरे से जुड़ी हुई 2 परंपराएं हैं, एक है भीतर रहनी, एक है बाहर रहनी। अब क्या हो गया, मावली माता आ गई, अब उनका भव्य स्वागत लोग करेंगे जगदलपुर में। राजा उनको अपने रथ में बैठा के पूरे सिरासार चौक के आसपास परिक्रमा करवाएगा। यह होता है भीतर रहनी। अब क्या है कि परिक्रमा करने के बाद राजा अपने चले जाएगा महल, और जो माड़िया आदिवासी हैं वो राजा से नाराज होके इस रथ को माता के सहित ले जाएंगे, कहां, दूर स्थान में ले जाएंगे।
अब ये परंपरा का हिस्सा है, हर साल होता है। अब 10वें दिन क्या हुआ, जब हम लोग दशहरा मना रहे हैं तो यहाँ पर भीतर रैनी मनाई जा रही है, मतलब अभी भी दशहरा पूरा नहीं हुआ है। बस्तर का जो असली दशहरा है वो होता है 11वें दिन, बाहर रैनी के दिन, ठीक है। 11वें दिन होता है जब बाहर रैनी मनाई जाती है। तो बस्तर का जो राजा है, बस्तर रियासत का जो शासक था, काकतीय शासक, वो अपने सभी लोगों के साथ जाएगा माता को लेने। वो स्थान है जगदलपुर का कुम्हड़ा कोट। तो वो राजा अपने पूरी सेना के साथ, पूरे लोगों के साथ जाएगा कुम्हड़ा कोट, जहां पर माड़िया लोग माँ माउली को ले जाके रखे हुए हैं। और वहां जाएगा, उन लोगों से बातचीत करेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा, और उसके बाद नया अनाज माता को समर्पित करके सभी के साथ भोज करेगा, और पूरे धूमधाम के साथ कुम्हड़ा कोट से वापस माता को कहां लाएंगे, दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर लाएंगे। तो ये होता बाहर रैनी। बस्तर वाले असली दशहरा इसको मानते हैं, 11वें दिन को, ठीक है। उसके बाद अगले दिन 12वें दिन मुड़िया दरबार लगता है। तो ये विशिष्ट प्रकार का दशहरा है जिसके पूरे विश्व में चर्चा होती है, पूरे विश्व में ये एक आकर्षण के रूप में जाना जाता है, ठीक।